हेलो दोस्तों। बचपन से एक ही बात जो आपने और हमने हमेशा अपने घरों में और आसपास में सुनी होगी वो है कि पैसों की बचत करनी चाहिए, या वो कहावत है कि पैसा बचाना ही पैसा कमाना है। ऐसी बहुत सी बातें और हिदायतें हम सब ने हमेशा ही सुनी है। जब कमाना शुरू किया तब भी हर किसी ने यही कहा, पैसों की सेविंग्स करनी चाहिए। लोगों ने और फाइनेंशियल एडवाइजर्स ने भी कई तरह की स्कीमों के बारे में बताया, प्रोविडेंट फंड, रिटायरमेंट प्लान, SIP, म्यूचुअल फंड और पता नहीं क्या क्या। लेकिन इतने सब के बावजूद भी अक्सर हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि उनकी इनकम काफी लिमिटेड है। और ये तो हमने अक्सर देखा ही है कि मंथ एंड आते आते सभी को पैसों की दिक्कत फील होने लगती है। लेकिन इस बहुत ही कॉमन और गंभीर समस्या का इलाज क्या है? क्या ऐसे कोई तरीके हैं जिनसे हम हर महीने के एंड में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हैं या उन्हें हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं? देश के लगभग हर वर्किंग क्लास इंसान की तरह ही अभिनव, जिसने अभी कुछ समय पहले ही एक MNC में जॉब शुरू किया है, उसको लगभग हर महीने समस्या का सामना करना पड़ता था। और वो इस चीज से काफी परेशान रहता था क्योंकि उसे मिलने वाली सैलरी अच्छी होने के बावजूद महीने के आखिर में अक्सर उसे हाथ रोककर खर्च करना पड़ता था। और तो और कभी कभी कुछ जरूरतों के लिए उसे अपने पेरेंट्स या दोस्तों से लोन भी लेना पड़ता था, जो कि उसे काफी ह्यूमिलेटिंग लगता था। लेकिन उसे इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा था। और फिर एक दिन उसकी मुलाकात अपने एक पुराने दोस्त चेतन से हुई, जो कि एक फाइनेंस एक्सपर्ट था। चेतन के पूछने पर जब अभिनव ने उसे अपनी इन प्रॉब्लम्स और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी के बारे में बताया तो उसने बताया कि मिलने वाली सैलरी घर के रेंट, फूड, ट्रैवल और तमाम छोटे बड़े एक्सपेंसेस में ही खर्च हो जाती है और महीने के एंड में सेविंग्स के नाम पर उसके पास लगभग कुछ भी नहीं बचता। ऐसे में वो अपने फ्यूचर के लिए भी कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहा है। उसकी प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद चेतन ने उसे बताया कि ये प्रॉब्लम्स जिनके बारे में अभिनव बात कर रहा है वो लगभग हर उस इंसान की समस्या है जिसे ये नहीं पता कि अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करना है। और ऐसा होता है फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण। उसके बाद चेतन ने उसे कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बताया जिन्हें अगर सही तरह से फॉलो किया जाए और उनके अकॉर्डिंग अपने फाइनेंसेस को मैनेज किया जाए तो वो धीरे धीरे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। तो आइए इन दोनों दोस्तों की बातचीत से जानते हैं कि आखिर क्या ये तरीके हैं और इन्हें किस तरह से सीखा जा सकता है और इंप्लीमेंट किया जा सकता है। नोइंग द फाइनेंशियल लिटरेसी। चेतन और अभिनव दो पुराने दोस्त जब एक शाम मिलते हैं तो अभिनव को सैड देखकर चेतन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है। उसके पूछने पर अभिनव उससे कहता है कि एक अच्छी कंपनी और एक स्टेबल इनकम होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पा रहा है। और इतना ही नहीं, वो अपने आसपास के मोस्टली लोगों को सिमिलर प्रॉब्लम से जूझते हुए देख रहा है। अभिनव चेतन से कहता है कि ये पेचेक टू पेचेक जीना एक सर्कल जैसा बन गया है जिसे हम ब्रेक तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। और ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये होता क्यों है। क्यों आज भी इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इंसान अक्सर इस फाइनेंशियल सिचुएशन में फंस जाता है और अक्सर अपने ड्रीम्स और लिविंग स्टैंडर्ड्स के साथ उसे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अभिनव की इन बातों को सुनकर और उसको इस परेशान हालत में देखकर चेतन उसे कहता है कि यह हमारी सोसाइटी के मोस्टली लोगों की एक कॉमन प्रॉब्लम है और इसका इकलौता सबसे बड़ा कारण ये है कि ये है हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी के कारण। फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसा कमाने के साथ साथ उसे बचाना और उस पैसे का सही इस्तेमाल करके और पैसा कमाना। हमें अक्सर पैसा बचाने के बारे में ज्ञान तो दिया जाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब हमें पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में बताया जाए। फाइनेंशियल लिटरेसी हमें यही सब सिखाती है, यानी कि पैसा कैसे कमाना चाहिए, पैसे को कितना और कैसे सेव करना चाहिए और साथ ही इसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी में एक बड़ी ही वेल नोन फिलॉसफी है कि इन्वेस्टमेंट एक यंग एज में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आखिर आम जनता को ये इन्वेस्टिंग के सही तरीके बताए कैसे जाएं। चेतन अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है कि सोच कि तेरे पास एक ऐसी गाइड आ जाए जिससे तू अपने फाइनेंस से जुड़े सभी फैसले सही सही और आसानी से ले सके और उसमें वो सभी तरीके हों जो तुझे एक स्मार्ट फाइनेंस हैंडल करने वाला इंसान बना दें। तो चेतन की बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा खुश होकर कहा, यार ये तो कमाल ही हो जाएगा, लेकिन ये काम करेगा कौन और कहां से आएगी ऐसी गाइड? चेतन इस बात पर थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, ये काम ऑलरेडी कर दिया गया है। ये काम आपके और हमारे जैसे लोगों के लिए भले मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप एक बड़े फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के मालिक या फाइनेंशियल मार्केट्स को कवर करने वाले पत्रकार हैं तो ये काम काफी आसान हो जाता है। ऐसा ही कुछ किया है bankbazaar.com के CEO और को फाउंडर अदिल शेट्टी और एक पूर्व पत्रकार और अब bankbazaar.com के कम्युनिकेशन हेड AR हेमंत ने। उन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम है द बी, द बीटल एंड द मनी बग। ये किताब एक ऐसी प्रॉपर गाइड है जिसे पढ़कर और इसमें दिए गए तरीकों को इम्प्लीमेंट करके कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अचीव कर सकता है। हमने अक्सर यही ऑब्जर्व किया होगा कि इंसान चाहे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, फिर भी वो अक्सर सारी जिंदगी फाइनेंशियली इलिटरेट ही रह जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज भी हमारे स्कूल के करिकुलम में कहीं भी फाइनेंशियल लिटरेसी जैसा कुछ नहीं सिखाया जाता, जिससे कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस के बारे में कुछ भी सीखने को मिले। पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा जरूरी स्किल है जो कि हमें हमारे पैसे को मैनेज करना और उस पैसे को काम पर लगाना सिखाता है।
ये किताब बस ऐसी ही फाइनेंशियल लिटरेसी की एक अल्टीमेट गाइड है जो कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस की बारीकियां सिखाती है। ये आपको कोई एक ऐसा बड़ा इन्वेस्टमेंट आइडिया नहीं देती जिससे कि आप रातों रात अमीर बनने के सपने देखने लगें, बल्कि आपको बताती है कि आप किस तरह से अपने मनी बॉक्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भले ही चले या ना चले, लेकिन अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि आखिर आपका पैसा किस तरह से बिहेव करता है, तो आप उसको बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उसे सही से कमा सकते हैं और भी बेहतर तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं और खर्च भी कर सकते हैं। ये सुनकर अभिनव ने कहा, उससे किताब तो ज्यादा पढ़ी नहीं जाती है, तो चेतन ही क्यों नहीं उसे बता देता है कि आखिर वो कौन सी ट्रिक्स हैं, कौन सी स्ट्रेटेजीज हैं जो इस किताब में दी गई हैं और जिससे उसकी फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अभिनव की रिक्वेस्ट पर चेतन उस बुक द बी, द बीटल एंड द मनी बग की एक्सप्लेनेशन देते हुए बताना शुरू करता है कि देख अभिनव, ये एक ऐसी गाइड है जो कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देती है और एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्मार्ट इंसान बना देती है। हम सबको पता है कि 2020 में पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से गुजरी जिसने सबकी जिंदगी को स्टिल कर दिया था, यानी कोविड-19 पैंडेमिक, जिससे सारी दुनिया को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ी जो परेशानियां लोगों के सामने आई थी वो थी हेल्थ और फाइनेंस से जुड़ी हुई दिक्कतें। सबसे पहले बात करें फाइनेंस से जुड़ी समस्याओं की, तो पैंडेमिक ने ग्लोबली एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ा, जिससे सोशियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज और कठिनाइयां खड़ी हो गई थी। भारत में CMIE ने 2021 में पॉपुलेशन के 97% की इनकम में एक बड़ी रिकॉर्ड गिरावट देखी। इस रिपोर्ट के बाद एक बात जो सामने आई थी वो ये थी कि बेरोजगारी की समस्या, जो कि पैंडेमिक के दौरान होने वाली मौतों के काउंट के नीचे डूब गई थी, दूसरी लहर के दौरान लगभग 15% तक पहुंच गई। वर्ल्ड बैंक ने बताया कि ग्लोबल इकोनॉमी ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे तेज 3.3% की गिरावट देखी। भारत जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमी वाले देशों में लाखों की संख्या में लोग गरीबी की ओर बढ़ गए, जिससे इस देश को और भी ज्यादा सफर करना पड़ा। पैंडेमिक के दौरान ये कहा जा सकता है कि दुनिया एक वल्नरेबल स्टेट में आ गई थी और ये चैलेंजेस कम्युनिटी और इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग थे, जिन्होंने हेल्थ और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अफेक्ट किया था। हाई मेडिकल कॉस्ट्स ने जरूरी ट्रीटमेंट्स के लिए कई परिवारों को अपनी कीमती एसेट्स को बेचने पर मजबूर कर दिया था और साथ ही फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। लगातार गिरते हुए इंटरेस्ट रेट्स ने रिटायर्ड सीनियर सिटीजन्स की फिक्स्ड इनकम को भी खतरे में डाल दिया था। इसके अलावा मिड करियर प्रोफेशनल्स को भी लगातार बढ़ती हुई महंगाई के चलते घर खर्च और उनकी एक रुकी हुई इनकम के साथ स्ट्रगल करना पड़ रहा था। इस पैंडेमिक का इफेक्ट केवल किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने सोसाइटी के ऑलमोस्ट सभी डेमोग्राफिक्स को इम्पैक्ट किया। हर डेमोग्राफिक पर इसका एक वाइड रेंजिंग इफेक्ट देखने को मिला, जैसे कि मिडिल क्लास ने 2021 में $10 से $20 पर डे कमाने वाले लगभग लोगों की गिनती में करीब 32 मिलियन लोगों की कमी विटनेस की। हेल्थ इंश्योरेंस की कमी ने लोगों को ऐसे भी पॉइंट पर लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें इस बात का टफ डिसीजन लेना था कि वो अपने परिवार के किस मेंबर को बचाने के लिए ट्रीटमेंट पर खर्च करें। इसके साथ ही एक बात जो लोगों और सोसाइटी के सामने थी वो थी कंट्रोलेबल्स और अनकंट्रोलेबल्स का सही डिफरेंस समझकर एक सही डिसीजन लेना। मार्कस ऑरेलियस से इंस्पिरेशन लेते हुए एक बात जो हमें यहाँ सीखने को मिलती है वो ये है कि किसी भी तरह की अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए अपना संयम बनाए रखना चाहिए। संयम बनाए रखना आखिर कितना जरूरी है और जानना जरूरी है कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्योंकि ऐसा होने पर आप जरूरी बातों के बारे में इन्फॉर्म्ड होते हैं और किसी भी तरह के कैओस की सिचुएशन में आप एक स्मार्ट डिसीजन मेकिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए उससे बाहर आ सकते हैं। ये तो वो कुछ बातें हैं या पॉइंट्स हैं जो इस पैंडेमिक के दौरान निकलकर लोगों के सामने आए, जिनमें से जहां कुछ ऐसे चैलेंजेस थे जिनसे सारी दुनिया लड़ रही थी, तो वहीं कुछ ऐसी सीखें जिनसे कि कठिन सिचुएशंस में से निकलने के लिए एक रोड मैप बनाया जा सके। चेतन की इस बात को सुनकर अभिनव ने काफी क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा, तो क्या ऐसा कोई रोड मैप बन पाया? उसके इस सवाल का जवाब देते हुए चेतन ने उससे कहा कि हाँ, फाइनेंस को लेकर लोगों की अप्रोच और मैनेजमेंट को बेटर करने के लिए एक ऐसा फ्रेमवर्क या स्ट्रेटेजी या कहिए स्ट्रेटेजीज क्रिएट की गई जो कि हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का एक रोड मैप है और इस स्ट्रेटेजी को नाम दिया गया द 5S पिरामिड। अब्राहम मास्लोव की हायरार्की ऑफ नीड्स से इंस्पायर होते हुए इस स्ट्रेटेजी को बनाया गया, जो कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि फाइनेंशियल प्रैक्टिस को बारीकी से समझने में हमारी मदद करता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें 5S की बात की गई है, सेव, सिक्योर, सेवर, स्ट्रेंथन और सर्टेनिटी, जो कि फाइनेंशियल वेलबीइंग को डेवलप करने के लिए एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की आउटलाइन तैयार करते हैं। इस पिरामिड की हर लेयर को मास्लोव की हायरार्की से रिलेट किया गया है और इस बात पर जोर दिया गया है कि आप किस तरह से बेसिक सेविंग्स की शुरुआत करके एक बेटर पीस ऑफ माइंड की ओर बढ़ सकते हैं। यानी देखा जाए तो ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसका एम लोगों को उस नॉलेज और इनसाइट से एम्पावर करना है जिससे कि वो पैंडेमिक जैसे हालातों में सामने आए फाइनेंशियल चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ सकें और साथ ही वो लोगों को उनकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को कंट्रोल करने का भी तरीका सिखाती है, जिससे कि वो आने वाली अनसर्टेनिटी से आगे बढ़कर
जिससे कि वो अनसर्टेनिटी से आगे बढ़कर सर्टेनिटी की ओर जा सकें। इतना सब सुनने के बाद अभिनव की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और उसने चेतन से कहा कि वो उसे इस 5S के बारे में और डिटेल में बताएं कि आखिर ये है क्या और किस तरह से ये हमें एक फाइनेंशियल वरी फ्री इंसान बनाते हैं। तो क्या बताया चेतन ने इस 5S स्ट्रेटेजी के बारे में? क्या सच में 5S स्ट्रेटेजी फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में एक मैजिक का काम करती है? ये सब कुछ जानेंगे हम चेतन और अभिनव के साथ अपने नेक्स्ट एपिसोड में। जर्नी ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। जब अभिनव ने चेतन से पूछा कि कोई भी इंसान फाइनेंशियली वरी फ्री कैसे बन सकता है, तो चेतन ने उसे बताया कि एक स्ट्रेटेजी या तकनीक को सीखकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड गेन कर सकता है। इसी के साथ उसने बात स्टार्ट की 5S पिरामिड के कॉन्सेप्ट की, जिसे मैस्लोज हायरार्की के आधार पर डिजाइन किया गया है और जो किसी भी इंडिविजुअल को उनकी फाइनेंशियल वेल बीइंग की ओर गाइड करता है। ये पिरामिड सेविंग्स, इंश्योरेंस, सेवरिंग, स्ट्रेंथनिंग और सेरेनिटी, इन 5 चीजों से मिलकर बना है, जो एक ऐसा रोड मैप तैयार करने में मदद करती है जिनसे किसी को भी उसके फाइनेंसेस को बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो। आगे बताते हुए चेतन ने कहा कि इस पिरामिड को और अच्छे ढंग से समझते हैं। इस पिरामिड में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसके बाद के लेवल्स को समझने और संभालने के लिए सेविंग्स को सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बताया गया है, जो कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की फाउंडेशन है। लेकिन अब जब हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेरेनिटी की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है कि इसे समझना या इसे अचीव करना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि किसी भी अच्छी चीज को पाने में चुनौतियां तो आती ही हैं। और ऐसा ही है फाइनेंशियल सेरेनिटी के साथ, जिसको पाने में किसी को भी काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज से होकर गुजरना पड़ता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर हम उन सभी चैलेंजेस को देख सकते हैं जो कि इंडियन डिपॉजिटर्स को फेस करने पड़े थे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक मॉरेटोरियम लागू किया था। और इसके अलावा और भी ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं जो कि फाइनेंशियल सेरेनिटी गेन करने में चैलेंज पैदा करते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। चेतन की बात सुनकर अभिनव ने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहा, अभी तो तू कह रहा था कि तू मुझे फाइनेंशियल रूप से वरी फ्री होने के बारे में बताने वाला था, और अब कह रहा है कि इसमें चैलेंजेस हैं, और अगर इसमें चैलेंजेस हैं तो आखिर इनसे निपटा कैसे जाए? इसके जवाब में चेतन ने अपनी बात पर जोर देते हुए अभिनव को समझाया कि ऐसी चुनौतियों के लिए हम एक सिंपल फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट माइंडसेट के बजाय सेविंग्स के बारे में एक इन्फॉर्म्ड अप्रोच को फॉलो करने को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ऐसी अप्रोच के चलते हम फाइनेंशियल वर्ल्ड में हो रहे चेंजेस और अपडेट से जुड़े रहते हैं। सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेस इस बात पर दिया जाता है कि हमें इससे जुड़े सभी रिस्क के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि बैंकों की खराब होती फाइनेंशियल हेल्थ की जानकारी होना, ऐसा ही और भी बहुत कुछ। अक्सर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए ऐसे रास्ते या आइडियाज को ढूंढने में लगे रहते हैं जो कि बहुत जल्द अमीर बनाने के बारे में बात करते हों, या इन्वेस्टमेंट के ऐसे तरीके बताते हैं जो कि बहुत जल्द बड़े रिटर्न्स दे सकें। लेकिन ये 5S तकनीक ऐसा कुछ भी नहीं करती, बल्कि ये फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स के फाउंडेशन या बेसिक्स के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग देता है, जिससे कि कोई भी इंसान अपने फाइनेंसेस को समझ सके, उसको लेकर अपने गोल्स सेट कर सके, उससे जुड़े रिस्क और रिवॉर्ड्स को बेहतर ढंग से समझ सके और अक्सर होने वाली फाइनेंसेस से जुड़ी गलतियों से बच सके। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हमारे देश की पूरी एडल्ट पॉपुलेशन का केवल 24 से 27% ही फाइनेंशियली लिटरेट है, जो कि एक ग्लोबल एवरेज से काफी कम है। लेकिन देखा जाए तो हमारे देश को इसके इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सट्रीम लेवल पर अनलॉक करने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि हमारे देश के अधिकतर घरों में पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है, तो ऐसे में जरूरी है कि लोगों को उसका सही इस्तेमाल मालूम हो। और ऐसे में इस 5S स्ट्रेटेजी के साथ अगर इंसान काम करता है तो वो काफी हद तक अपने मनी रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में केपेबल हो सकता है। चेतन की बात सुनकर अभिनव ने उससे पूछा, मतलब एक इंसान 5S तकनीक को अगर फॉलो करता है तो उसे फाइनेंशियल लिटरेसी मिल जाएगी, ठीक? ये सुनकर चेतन ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, इस तकनीक को एक ऐसी गाइड की तरह समझने की जरूरत है जो कि हमें इसकी बारीकियां सीखने में मदद करेगी। साथ ही इस स्ट्रेटेजी को समझकर एक आम इंसान अपने पैसे और फाइनेंशियल लाइफ से जुड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जैसे सेविंग्स, इंश्योरेंस, बोरोइंग यानी उधार लेना, इन्वेस्टिंग, एसेट बिल्डिंग, घर खरीदना और रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह को लेकर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब सीख सकता है और सही डिसीजन ले सकता है। ऐसा होने पर जब आप फाइनेंसेस को समझने लगते हैं तो आप अपनी फाइनेंशियल लेगेसी और सोसाइटल कंट्रीब्यूशन पर भी ध्यान देते हैं। साथ ही आपको यह भी समझ में आ जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि पर्सनल डिसीजन पर बेस्ड होते हैं और एक इंसान को उन्हें खुद अपने दिमाग और विल से लेना चाहिए। चेतन की बातों को काफी सीरियसली सुन रहे अभिनव ने काफी क्यूरियोसिटी के साथ उससे पूछा कि बाकी सब तो उसे समझ में आ रहा है, लेकिन बीज, बीटल्स और बोरो बर्ड्स का आखिर पैसे से क्या लेना देना है? उसकी बात सुनकर चेतन पहले तो थोड़ा मुस्कुराया और फिर कहा, अगर हम देखें तो जिंदगी के कई सारे सबक हमें नेचर से मिलते हैं। ऐसा ही कुछ पैसों के साथ भी है। अगर हम नेचर में मौजूद इन तीनों चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें हमें डिलीजेंस, प्रोटेक्शन और एक्सप्रेशन सिखाती हैं, जो कि फाइनेंशियल मैटर्स में भी बहुत जरूरी है।
जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं उसका एम भी यही है कि जब आप उसे पूरी तरह से समझ जाएं तो आप फाइनेंस से जुड़े सभी सवालों के जवाब खुद ही निकाल पाएं और इसके साथ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें जो कि आपको बहुत अच्छे और बेहतरीन रिटर्न्स दे सकें और अल्टीमेटली फाइनेंशियल सेरेनिटी पा सकें, यानी एक ऐसा सुकून, शांति जहां आप हर वक्त पैसे को लेकर चिंता करने की जरूरत ना पड़े। ये सब सुनकर अभिनव को ये समझ में आने लगा कि इस 5S स्ट्रेटेजी को अच्छे से समझकर और इसके रोड मैप को फॉलो करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम और सेरेनिटी को पाया जा सकता है। इसीलिए उसने चेतन से इस पिरामिड के और दूसरे एस्पेक्ट्स और लेवल्स के बारे में जानने की इच्छा जताई। तो क्या बताया चेतन ने इस पिरामिड के और दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में, ये सब जानेंगे हम अपने अगले एपिसोड में। सेविंग फाइनेंस विजडम। अभिनव चेतन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सब कुछ जानना चाह रहा था, इसलिए उसने अपने सवालों की कड़ी में एक और सवाल चेतन की तरफ बढ़ाते हुए पूछा, यार चेतन, मुझे तो इस पिरामिड के और भी एस्पेक्ट्स और दूसरे लेवल्स के बारे में भी थोड़ा बता कि ये क्या है, कैसे काम करता है। चेतन को अच्छा लग रहा था कि उसकी बुक पढ़ने की नॉलेज अभिनव के काम आ रही है, इसलिए उसने बिना देर किए अभिनव को बी द बीटल की एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए कहा, इस पिरामिड में सबसे पहले जिस चीज के बारे में बात की जाती है वो है सेविंग। ये सुनकर अभिनव ने तुरंत पूछा, ये तो सबको पता है, लेकिन आखिर एक सही सेविंग का क्या तरीका है और ये कैसे सीखा जाए। जवाब में चेतन ने कहा कि देख, सेविंग्स के सही तरीकों को समझने के लिए अगर हम देखें तो हम एक वर्कर बी यानी एक वर्कर मधुमक्खी की इंडस्ट्रियस लाइफ से पैसों से जुड़े चैलेंज और उनसे मिलने वाले रिवॉर्ड्स को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। जिन एफर्ट्स के साथ एक मधुमक्खी शहद बनाती है और उसे सेव करती है, उसी तरह से इंसान को भी अपनी वेल्थ को बनाने और सेव करने के लिए एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बहुत जरूरत होती है। किसी भी इंसान की फाइनेंशियल वेलबींग के लिए सेविंग एक फाउंडेशन की तरह काम करती है। अगर हम कंपेयर करें तो ये समझ पाएंगे कि जिस तरह से एक वर्कर बी यानी मधुमक्खी कड़ी मेहनत से नेक्टर कलेक्ट करती है और उससे ये साफ समझ में आता है कि वो अपनी कॉलोनी के सर्वाइवल को सिक्योर करने के लिए कितनी डेडिकेटेड है और हार्ड वर्क कर रही है। इससे हमें ये क्लियर मैसेज मिलता है कि हर इंसान को अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सेविंग्स को लेकर उसी तरह डेडिकेटेड होना चाहिए। ये बोलते हुए चेतन को अभिनव के फेस पर कुछ कंफ्यूजन वाले एक्सप्रेशन दिखाई दिए। चेतन को समझ आ गया कि उसे अभिनव को थोड़ा और डिटेल में समझाना पड़ेगा, इसलिए उसने अपनी बात जारी रखते हुए अभिनव को कहा, हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डीपली समझने की जरूरत है। और वो कैसे? अभिनव ने फिर से एक और सवाल चेतन के पाले में डाल दिया, जिसके जवाब के लिए चेतन तैयार था और फिर अभिनव को समझाते हुए कहा, डीपली से समझे तो हम ये देखेंगे कि एक मधुमक्खी का काम केवल शहद बनाने तक ही लिमिटेड नहीं होता है, बल्कि क्रॉप्स को क्रॉस पॉलिनेशन करके ये ग्लोबल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी कंट्रीब्यूट करती है, जो कि ह्यूमन सर्वाइवल को इंश्योर करता है। यानी एक काम जो कि हमें शायद बहुत छोटा सा लग रहा होता है, उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा और इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से सेविंग करना सिर्फ वेल्थ एक्यूमुलेट करना नहीं है, जहां आप अपने लिए लग्जरीज जुटा रहे हैं, बल्कि एक मल्टी फैक्टेड कंट्रीब्यूशन है। यानी सही तरह से पैसे सेव करने के और भी कई पहलू हैं, जिनसे कई तरह के दूसरे बेनिफिट्स भी होते हैं। सेविंग्स को लेकर आपने लोगों से कई तरह की बातें सुनी होंगी और कई तरह की एडवाइस भी पड़ी होगी, लेकिन अक्सर हम इसकी सही प्रैक्टिकल अप्रोच को नहीं समझ पाते हैं। तो आखिर ये सही अप्रोच या तरीका है क्या? अभिनव ने फिर से पूछा। चेतन ने जवाब देते हुए कहा कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सेविंग्स का जो पहला स्टेप है, उसकी शुरुआत होती है एक सेविंग अकाउंट खोलने से। जैसे मैस्लोस हायरार्की में ये बताया गया है कि साइकोलॉजिकल नीड्स को सेटिस्फाई करना एक बेसिक फॉर्म करता है, उसी तरह एक सेविंग अकाउंट खोलना 5S पिरामिड के बेस पर पहुंचने जैसा है, जहां से अब दूसरी फाइनेंशियल प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। अक्सर हमने ये देखा है कि लोग अपने वर्किंग ईयर्स के शुरुआती दौर में सेविंग्स को इग्नोर करके अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें आगे चलकर झेलने पड़ते हैं। ऐसे में ये सजेस्ट किया जाता है कि हमें अपनी डिस्पोजेबल इनकम का कम से कम 20% सेव करना चाहिए, और साथ ही इस बात की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया जाता है कि हम जितना कमाते हैं हमें उससे कम खर्च करना चाहिए, जिससे हम सही अमाउंट में बचत कर सकें। लेकिन सेविंग अकाउंट तो लगभग सभी के पास होते हैं, लेकिन उससे एक इफेक्टिव सेविंग नहीं हो पाती। तो फिर लोग क्या करें? चेतन की सेविंग से जुड़ी इन बातों को सुनकर अभिनव ने पूछा। चेतन ने इसका जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि भारत में सेविंग्स को लेकर लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर हम देखें तो देश में सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स की संख्या काफी ज्यादा है, लेकिन समस्या ये है कि वो इसका इस्तेमाल बस एक तिजोरी की तरह करते हैं, जिसमें बस वो अपना पैसा जमा कर रहे हैं। हमारे यहाँ लोग सेविंग अकाउंट्स पर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट हैं, लेकिन वो इसका सही इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। इस मामले में भी हमें मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, जो कि सिर्फ शहद बनाती है और बचाती नहीं, बल्कि उसके मजे भी उठाती है। उसी तरह से हमें पैसे को सिर्फ सेव नहीं करना है, बल्कि उसका सही तरह से इस्तेमाल करके उससे मजे भी लेने हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि हम स्मार्ट सेविंग्स के कॉन्सेप्ट को अपनाएं। इस कॉन्सेप्ट को अपनाने के कई फायदे हैं, जो कि हमें लिक्विडिटी, रिस्क मिटिगेशन, बेटर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट और टाइमली डेब्ट रीपेमेंट जैसी बातों की बेहतर समझ देते हैं, जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। जिस तरह से एक मधुमक्खी शहद कलेक्ट करती है, उसी तरह से 5S पिरामिड का अल्टीमेट गोल इसके पीक पर पहुंचकर फाइनेंशियल सेरेनिटी को अचीव करना है।
जरूरी है कि हम खुद से टाइम टू टाइम कुछ ऐसे जरूरी सवाल पूछते रहें जो कि हमें सेविंग्स के लिए जागरूक करते रहें। अभिनव ने चेतन की बात सुनकर तुरंत पूछा कि वो कौन सा सवाल है जो कि हमें पता होना चाहिए और हमें पूछना चाहिए। चेतन को अभिनव से ऐसे ही सवाल की उम्मीद थी, इसलिए उसने जवाब देते हुए समझाया, कुछ जरूरी सवाल जो कि सेविंग्स के लिए पूछे जाना जरूरी है वो है जैसे कि क्या मेरे पास सही इमरजेंसी फंड्स हैं, या क्या मैं अप्रोप्रिएट अमाउंट में सेविंग्स कर रहा हूं या नहीं। क्योंकि जब हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते हैं तो हमें बेटर सेविंग्स करने में हेल्प मिलती है। इमरजेंसी फंड्स बनाने के लिए हमें रूल ऑफ थंब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पास इमरजेंसी फंड्स जो कि लगभग 3 से 6 महीने की सैलरी के बराबर होनी चाहिए। इसके लिए आपको हर महीने लगभग सैलरी का 20% सेव करना चाहिए। अभिनव को अब तक ये समझ में आ गया था कि जिस तरह से एक वर्कर भी काम करती है, उसी तरह से एक इंसान को अपनी सेविंग्स के लिए काम करना चाहिए। साथ ही हमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन की अहमियत को भी समझना होगा और साथ ही सेविंग्स के सभी बेनिफिट्स को जानना भी होगा। तभी हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ सेविंग्स कर सकेंगे। इसके अलावा भी अभिनव के मन में सेविंग से जुड़े और सवालों ने घर कर लिया था, जिसका जवाब अभिनव चेतन से जानने की उम्मीद कर रहा था। तो क्या है अभिनव के सवाल, क्या पूछा अभिनव ने चेतन से सेविंग्स के बारे में, ये सब जानने के लिए सुनिए हमारा नेक्स्ट एपिसोड, आइडियाज ऑफ स्मार्ट सेविंग। अभिनव सेविंग से जुड़ी बातों और एस्पेक्ट्स के बारे में जानने के लिए चेतन से आगे पूछता है, क्या इसके अलावा भी कुछ और है जो कि सेविंग से जुड़ी नॉलेज के लिए पता होना जरूरी है। इस सवाल को सुनकर चेतन थोड़ा मुस्कुराया, क्योंकि उसे इस सवाल का जवाब भी बुक में मिल चुका था। इसलिए उसने बिना देर किए अभिनव को जवाब दिया, अकाउंट होना ही आपके सेविंग गेम को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता, बल्कि ये जरूरी है कि आप समझें कि सेविंग्स करना और उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अब ये बताना भी जरूरी है कि सेविंग्स आखिर कितनी करनी चाहिए, इसे और बेटर तरीके से समझाया जा सकता है, अभिनव ने चेतन से पूछा। चेतन ने जवाब देते हुए कहा, इसको हम 2 अलग अलग लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन के एग्जांपल से समझते हैं। पहला इंसान है मनोज, जो कि एक स्टार्टअप में काम करने वाला है, 25 साल का लड़का है। इस समय फाइनेंशियल स्ट्रेस का सामना कर रहा है क्योंकि उसके पास कोई सेविंग्स नहीं है और अक्सर महीने के आखिर में खर्चों को पूरा करने के लिए उसे अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने पड़ते हैं। वो फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा है। उसको अपने पेरेंट्स से पैसे मांगने की नीड को कम करना और सेविंग्स को एनकरेज करने के लिए अपनी प्रायोरिटीज को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। इसकी दूसरी साइड एक 26 साल का लड़का है सौरभ, जो कि एक स्टेबल इनकम वाली जॉब में है, जो कि अपनी इनकम से बहुत ही कम खर्चा करता है और अपनी इनकम में काफी ज्यादा सेविंग्स करता है। लेकिन अगर हम इन दोनों परिस्थितियों को ढंग से समझें तो दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। जहां मनोज की सेविंग्स ना करने की आदत उसे एक इनसिक्योर सिचुएशन में डाल देती है, वहीं दूसरी ओर सौरभ की बहुत ज्यादा सेविंग्स तो हैं, वो भी इसका सही इस्तेमाल ना करके इससे पॉसिबल रिटर्न्स नहीं ले पा रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में सही तरीका क्या है? इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मनोज ने हर महीने 8,000 रुपए सेव करना शुरू किया, जिससे उसके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है और कर्ज लेने की जरूरत कम हो रही है। दूसरी तरफ सौरभ ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा एफडी में यानी फिक्स डिपॉजिट में ट्रांसफर किया है, जिससे उसे ज्यादा प्रॉफिट की उम्मीद है। उसने फ्यूचर की सेविंग्स को और ज्यादा बेनिफिशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया है। इन एग्जांपल्स को समझकर अभिनव को ये तो समझ में आया कि सेविंग्स कितनी करना जरूरी है, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ और सवाल आ गए थे, जैसे कि आखिर सेविंग्स कहाँ करनी चाहिए, यानी वो ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जहां पर सेविंग्स करना आपको बेटर रिटर्न्स देता है। उसने ये सवाल चेतन से भी पूछ डाला, जिनका जवाब देते हुए चेतन ने अभिनव को बताया कि अधिकतर लोग बैंकों में पैसा जमा करने को सेफ ऑप्शन मानते हैं। ऐसे में हमें बैंकों के काम करने के तरीकों के बारे में पता होना जरूरी है। बैंकों में पैसा जमा करना एक तरह से बैंक को लोन देने जैसा होता है, लेकिन जमा किए गए पैसों पर मिलने वाला इंटरेस्ट रेट कम होता है। डिपॉजिट पर दिए जाने वाला इंटरेस्ट रेट और लोन पर मिलने वाले इंटरेस्ट से ही बैंक ऑपरेट करती है। लेकिन इसके साथ ही हमें बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे एनपीए से जुड़ी रिस्क्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये बैंक की अपनी डिपॉजिटर्स को पैसा वापस करने की एबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। तो ऐसे में आपको पैसा कहां जमा करना है, इससे पहले उससे जुड़े रिस्क की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ऐसे में अपने पैसों को सेफ रखने के लिए जो कि हर उस डिपॉजिटर को जो कि 5 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट जमा करता है उसे दिया जाता है। साथ ही क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC के बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि फ्यूचर में किसी कारण से बैंक के पास पैसा नहीं रहता तब भी आपका पैसा सुरक्षित रहता है। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी सेविंग्स को किसी एक बैंक में ना रखते हुए अलग अलग अकाउंट्स और बैंक्स में रखें। ऐसा करने से पहले इंटरेस्ट रेट्स, सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी जैसे फैक्टर्स पर जरूर ध्यान दें। यह आपकी सेविंग्स से जुड़े रिस्क को कम करता है और आपको बेहतर रिटर्न्स भी देता है। अगर हम सेविंग्स से जुड़े वेरियर्स की बात करें तो सेविंग्स बैंक अकाउंट को एक सबसे फंडामेंटल तरीका माना जाता है, लेकिन ऐसे में जरूरी है कि हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट बैंक के साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, कॉर्पोरेटिव बैंक्स और पोस्ट ऑफिस, इन सभी जगहों पर बचत से जुड़े रिस्क और रिटर्न्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जहां एक और बड़े बैंक्स एक ज्यादा सेफ ऑप्शन है, लेकिन वो लोअर इंटरेस्ट रेट देते हैं, वहीं छोटे बैंक्स हायर इंटरेस्ट रेट देते तो हैं, लेकिन उनके साथ बहुत ज्यादा रिस्क जुड़े होते हैं। सेविंग्स अकाउंट के अलावा फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स भी स्टेबल सेविंग ऑप्शंस हैं, जो कि मॉडरेट रिटर्न्स देते हैं। साथ ही जो लोग कैपिटल सेफ्टी और गारंटीड रिटर्न्स चाहते हैं, उनके एफडी के सीनियर सिटीजन वेरिएंट्स काफी बेहतर ऑप्शंस हैं। इसके साथ ही आते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स,
जो कि ट्रेडिशनल बैंक डिपॉजिट के कंपैरिजन में थोड़े ज्यादा हायर रिटर्न्स देते हैं और स्मार्ट सेवर्स के लिए बेटर ऑप्शन है। सेविंग्स कैसे करनी चाहिए, इसके लिए एक 3 लेयर्ड अप्रोच के बारे में बताया गया है, जो कि इस बात पर जोर देता है कि टैक्सेस को मैनेज करने के लिए और अच्छे रिटर्न्स के लिए सेविंग्स को डाइवर्सिफाई करना कितना जरूरी है। पहली लेयर में सेविंग्स अकाउंट को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें सेक्शन 80 TTA के तहत 10,000 रुपए तक के लिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट की बात की गई है। सेकंड लेयर की बात करें तो एक ऐसे लिक्विड फंड की है जो कि इमरजेंसी फंड की तरह काम करता है, जिसमें टैक्स बेनिफिट्स होते हैं और साथ ही हायर टैक्स रिटर्न्स भी। और तीसरी लेयर निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स फंड्स के जरिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बात करती है। अभिनव ने चेतन से आगे पूछा, क्या सेविंग्स का एज से भी कोई लेना देना है, या एक पर्टिकुलर एज में सेविंग्स करना शुरू कर देना चाहिए, या कुछ और? ये सुनकर चेतन ने हामी भरते हुए बताया, हाँ, ये बेहद जरूरी है कि सेविंग्स की आदत जल्द से जल्द शुरू की जाए। इससे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के फायदे मिलते हैं और इतना ही नहीं, एफिशिएंट सेविंग्स के लिए बजटिंग भी एक बहुत जरूरी टूल है। इससे आप अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल को आसानी से अचीव कर सकते हैं। यहाँ आपको ये समझना होगा कि पैसा बचाना ही सिर्फ आपका मोटिव नहीं होना चाहिए, बल्कि उस पैसे को एंजॉय करना भी जरूरी है। लेकिन खर्च करने के लिए 1 वीक रूल को फॉलो किया जाना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी तरह की इंपल्सिव शॉपिंग के पहले 1 हफ्ते तक आपको इंतजार करना चाहिए। अगर तब भी आपको उस चीज की नीड लगे तभी उसे खरीदना चाहिए। सेविंग से जुड़े इन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को सीखकर और उन्हें फॉलो करके ही आप अपने फाइनेंशियल गेम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, क्या अभिनव के मन में फाइनेंशियली स्टेबल होने के सारे सवालों का अंत हो चुका है, या अभिनव के लिए अभी भी और कुछ भी जानना बाकी था? चेतन और अभिनव के साथ बुक के एक्सप्लेनेशन को हम जारी रखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। फाइनेंशियल रेजिलेंस एंड आयरन बीटल। सेविंग्स के बारे में चेतन की बातों को सुनकर अभिनव ने चेतन से पूछा, हमने ये तो जान लिया कि सेविंग्स फाइनेंशियल फ्रीडम और स्टेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक स्टेप है, लेकिन क्या सेविंग्स करके हम सिक्योर हो जाते हैं? चेतन अभिनव के सवाल पर पहले तो थोड़ा मुस्कुराया, फिर बुक की एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए बताया कि इसका जवाब हमें सीखने को मिलता है डायबोलिकल आयरन क्लैड बीटल से। यूएसए और मैक्सिको में पाया जाने वाला एक ऐसा कीड़ा जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आउटर बोन स्केलेटन से बना हुआ होता है, जो कि किसी कार से कुचले जाने के बावजूद जिंदा रहता है। आप इसी से इसकी स्ट्रेंथ समझ सकते हैं, इसीलिए इसे बीटल का आयरन मैन कहा जाता है। अब बात यह आती है कि आखिर इस कीड़े का फाइनेंस से क्या लेना देना। अभिनव ने भी चेतन से तुरंत पूछना चाहा कि आखिर बीटल से फाइनेंस के बारे में क्या सीखा जा सकता है। चेतन भी सवाल के आने का इंतजार कर रहा था। उसने बिना देर किए बताना शुरू किया, आयरन बीटल की हम बात कर रहे हैं, वो एक ऐसा मेटाफोर की तरह इस्तेमाल किया जाता है जिसका मतलब होता है कि आप अपने आप को अनफॉर्सीन चैलेंजेस के लिए रेडी करें, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अक्सर लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करते हैं। यहाँ पर जो बात हमें सीखने के लिए कही गई है वो ये है कि जिस तरह से एक आयरन बीटल पोटेंशियल खतरों का सामना करते हैं, उसी तरह से हर इंसान को अपनी लाइफ में आने वाले फाइनेंशियल चैलेंजेस के लिए रेडी रहना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करते हैं। आखिर ऐसी सिचुएशन में स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए? अभिनव ने चेतन से थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा। उसके इस सवाल पर चेतन ने कहा कि इसका जो प्राइमरी जवाब सामने आता है वो है नीड ऑफ इंश्योरेंस। अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि लाइफ के अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट जैसे कि डेथ, डिजीज, डिसेबिलिटी और डिजास्टर्स के दौरान हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना कितना जरूरी है। ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस को फाइनेंशियल आर्मर या कवच की तरह बताया गया है, जो कि एक प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल तरीका है लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी से बचने का। और ये इंश्योरेंस कोई नई बात नहीं है। आज से हजारों साल पहले बेबीलोन में भी समुद्री बीमा किया जाता था। यानी ये समझिए कि लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस की नीड क्या है? अभिनव ने चेतन को फिर से अपने सवाल से घेर लिया। चेतन ने भी जवाब देना जारी रखा और कहा कि ये सच है कि मोस्टली लोग ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन इंश्योरेंस एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। लेकिन समय के साथ लोगों में इसकी नीड कम होती दिखाई दे रही है। अगर हम इंडिया में इंश्योरेंस के करंट सिनेरियो की बात करें तो इसका पेनिट्रेशन रेट काफी लो है। साल 2017 से 18 के बीच में हुए एक सर्वे में ये बात सामने आई कि भारत में शहर और देहात की पॉपुलेशन का एक काफी बड़ा परसेंटेज ऐसा है जिसके पास इंश्योरेंस नहीं है। इस बार चेतन ने अभिनव से पूछा कि आज के समय में जहां बीमारियां एक तरह से हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी हैं, क्या हॉस्पिटल और हेल्थ केयर के खर्चों को इग्नोर किया जा सकता है? अभिनव ने थोड़ा हिचकते हुए जवाब दिया, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस पर चेतन ने अभिनव को समझाते हुए कहा, तो फिर यदि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो इसका मतलब है कि आप ये सारा खर्चा अपनी सेविंग्स से करने वाले हैं। तो मतलब आपने सेविंग्स तो की है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जैसी योजनाओं के प्रेजेंट होने के बावजूद पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी कवरेज के बिना बचा हुआ है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हम सभी को हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस की समझ आई, क्योंकि बहुत से परिवारों को हेल्थ इंश्योरेंस न होने के कारण फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस का होना भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास डिपेंडेंट या लायबिलिटीज हैं।
ऐसे लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस होना और उसे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा न करना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तो क्या इंश्योरेंस से ये रिस्क खत्म किया जा सकता है? अभिनव ने पूछा। चेतन ने जवाब दिया, अगर हम इंश्योरेंस को देखें तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये भविष्य में आने वाली अनसर्टेनिटीज को फेस करने के लिए हमें रेडी कर सके। यानी ऐसा समय जब भविष्य में हमें किसी तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट्स में जब पैसों की जरूरत हो तो ये हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। अभिनव ने कहा, मेरा अगला सवाल ये है कि फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण अक्सर ये समझ में नहीं आता कि इंश्योरेंस आखिर काम कैसे करता है। चेतन ने जवाब देते हुए कहा, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं कि जब एक इंसान इंश्योरेंस खरीदता है तो वो इस पॉलिसी को खरीदने का मतलब होता है कि एक डेफिनेट पीरियड के लिए किसी तरह की स्पेसिफिक रिस्क के अगेंस्ट वो एक कवरेज खरीद रहा है, जिसके लिए वो एक रेगुलर इंटरवल पर एक प्रीमियम अमाउंट पे करता है। अब बात ये आती है कि ये काफी कॉमन सवाल भी है कि इंश्योरेंस कंपनी को इससे क्या फायदा होता है और वो ये कवरेज का पैसा कहां से लाती है। तो हम आपको बताते हैं कि लोगों से यानी पॉलिसी होल्डर से इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में मिले पैसे को ये कंपनियां कलेक्ट करके पूल करती हैं और इसे इंटरेस्ट जनरेटिंग एसेट्स में इन्वेस्ट करती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो इंश्योरेंस लाइफ की अनसर्टेनिटीज के अगेंस्ट एक फाइनेंशियल सेफगार्ड की तरह काम करता है। वहीं अगर पर्टिकुलरली हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो ये लोगों और उनके परिवारों को मेडिकल ट्रीटमेंट्स में खर्च होने वाली हाई कॉस्ट से प्रोटेक्ट करने में एक क्रूशियल रोल अदा करते हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी है कि लोग इसके प्रति जागरूक हों और उन्हें इसके बारे में रिक्वायर्ड नॉलेज हो, क्योंकि ऐसा होने पर ही एक इंसान कवरेज लेवल्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकता है और साथ ही इससे जुड़े सप्लीमेंट्री प्लान्स को एक्सप्लोर करने में आसानी होती है, जिससे कि हम हेल्थ केयर से जुड़े खर्चों को लेकर सही डिसीजन ले सकें। दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आखिर किस तरह काम करते हैं और इनका एक्चुअल बेनिफिट क्या है। नो योर इंश्योरेंसेस। चेतन अभिनव को हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अब तक बहुत कुछ समझा चुका था, लेकिन अभी भी अभिनव के मन में एक सवाल घर किए बैठा था। इसलिए उसने चेतन से पूछा, यार क्या तू मुझे ये बता सकता है कि ये हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस आखिर किस तरह से काम करते हैं और इनके क्या एक्चुअल बेनिफिट्स हैं। इसे सुनकर चेतन थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, देख अभी तक तो तू ये समझ गया होगा कि आखिर इंश्योरेंस क्यों जरूरी है और ये किस तरह से लाइफ में आने वाली फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज के दौरान हमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड करती है। अब अगर बात करें इंडिविजुअल इंश्योरेंस की, तो मेडिकल इंश्योरेंस जो कि एक इंसान और उसके परिवार को हेल्थ केयर से जुड़े एक्सपेंसेस से सेफ रखता है, उसका होना किसी भी हाउस होल्ड के लिए बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो इसमें एक इंसान मेडिकल एक्सपेंसेस के रियम्बर्समेंट के लिए कैशलेस क्लेम कर सकता है। ऐसे में इंश्योरेंस कंपनियां पूल किए गए फंड से फाइनेंशियल लॉसेस को कवर करती हैं, जो कि किसी भी तरह के अनएक्सपेक्टेड मेडिकल हेल्थ केयर कॉस्ट के अगेंस्ट एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। हालांकि बीमा की इफेक्टिवनेस गवर्नमेंट हेल्थ केयर पर होने वाले खर्च पर भी डिपेंड करती है, जो ग्लोबली अलग अलग हो सकती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर हेल्थ केयर पर होने वाला खर्च कंपैरेटिवली लो है। ऐसे में पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस काफी क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और एम्प्लॉयर के थ्रू दिया जाने वाला ग्रुप कवरेज सफिशिएंट नहीं होता, तो लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन के लिए प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस पर डिपेंड होना पड़ता है। अब हेल्थ केयर के लिए सही हेल्थ कवरेज चुनते समय ये जरूरी है कि हम कुछ फैक्टर्स का विशेष ध्यान रखें, जैसे कि फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री, लोकेशन, मेडिकल इन्फ्लेशन और साथ ही सबसे जरूरी है कि हमारी पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन। ऐसे में अगर ये सलाह दी जाती है कि किसी भी इंसान को एक ऑप्टिमल कवरेज खरीदना चाहिए और उसे इन्फ्लेशन और लाइफ स्टेजेस के चेंजेस के अकॉर्डिंग समय समय पर एडजस्ट करते रहना चाहिए, ऐसे में यह जरूरी है कि आप अंडर इंश्योर्ड और ओवर इंश्योर्ड ना होते हुए एक बैलेंस्ड अप्रोच बना सकें। क्या इसका कोई इकोनॉमिकल ऑप्शन है? अभिनव ने चेतन से आगे पूछा। चेतन ने जवाब देते हुए कहा, अगर एक इकोनॉमिकल ऑप्शंस देखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे सही ये है कि आप स्ट्रेटेजिकली काम करें और अपने बेसिक कवरेज को सप्लीमेंट करने के लिए टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान्स परचेज करें। ये प्लान एक डिडक्टेबल के बाद काम आते हैं और ये ओवरऑल कवरेज को एनहांस करने में कॉस्ट इफेक्टिव तरीका प्रोवाइड करते हैं। चलो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जहां एक आदमी ने 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और बाद में उसने समझदारी दिखाते हुए 10 लाख का एक टॉपअप प्लान ले लिया, जिसने एक इमरजेंसी सर्जरी के दौरान उसके सभी मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कर लिया। अगर हम रेगुलर टॉपअप और सुपर टॉपअप की बात करें तो दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जिसमें कि सुपर टॉपअप प्राइमरी इंश्योरेंस पॉलिसी को डिडक्टेबल थ्रेशहोल्ड की लिमिट को एक्सीड करने के बाद भी मल्टीपल ट्रीटमेंट्स के लिए कवरेज अलाउ करता है। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो कि देखने को मिलता है वो है 1 करोड़ कवर्स, जो कि बेसिक कवरेज और टॉपअप को कंबाइन करता है और लोअर कॉस्ट में एक लार्ज साइज कवर प्रोवाइड करता है। लेकिन इन पॉलिसीज को लेते समय कई सारी लिमिटेशंस और कैप्स को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। अभिनव ने ये सब सुनकर चेतन से पूछा कि और कौन सी जरूरी बातें हैं जो कि पॉलिसी सेलेक्ट करते समय ध्यान रखनी चाहिए। चेतन इस सवाल के लिए रेडी था। उसने बताना शुरू किया, पॉलिसीज को सेलेक्ट करते समय ऐसी बहुत सी बातें भी होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि लो वेटिंग पीरियड, साथ ही एडिशनल बेनिफिट्स सच एज रेस्टोरेशन बेनिफिट्स, रूम रेंट लिमिट्स और नो को पे क्लॉसेस वगैरह। इन सब के चलते ये जरूरी है कि इंश्योरेंस पॉलिसी का सिलेक्शन करते समय पॉलिसी की डिटेल्स को केयरफुली एग्जामिन किया जाए।
और इसके साथ ही इनमें एक्सक्लूजन्स या इनमें कौन सी चीजें कवर नहीं होंगी इसका भी ध्यान रखा जाए, जैसे कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, जेनेटिक डिसऑर्डर्स और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स। साथ ही पॉलिसी लेते समय इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि उसमें परिवार के बुजुर्ग सदस्य शामिल हैं या नहीं। अधिकतर ऐसे में सलाह दी जाती है कि उनके लिए एक अलग से पॉलिसी ली जाए। इसके बाद सबसे जरूरी जो चीज है इसका ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि इंश्योरेंस क्लेम्स को इफेक्टिवली मैनेज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही एक बात जो हमें सिखाई जाती है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ नो क्लेम बोनस यानी एनसीबी, और किस तरह से इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस को चुनते समय और उसे मैनेज करते समय एक प्रैक्टिकल अप्रोच का होना बहुत जरूरी है। अभिनव चेतन की अब तक की सारी बात सुनने के बाद कहने लगा, अगर मैं इन सभी बातों पर गौर करूं तो एक बात जो हमें सीखनी है वो ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में इंश्योरेंस एक क्रूशियल एस्पेक्ट है जो कि हमारी हेल्थ, लाइफ और प्रॉपर्टी को कवर करता है। और इसीलिए शायद ये सलाह दी जाती है कि कम एज में ही इंसान को लोअर कॉस्ट पर इंश्योरेंस ले लेना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपकी पोटेंशियल सेविंग्स पर उसका असर पड़ता है। हाँ, अक्सर लोग लाइफ इंश्योरेंस को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि लाइफ इंश्योरेंस कवर अर्ली एज में ही ले लिया जाए। लाइफ कवर के लिए टर्म इंश्योरेंस लिया जाना चाहिए, बिकॉज एक तो ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव होता है और साथ ही इसका फोकस सब्सटेंशियल कवरेज प्रोवाइड करने पर होता है। तो चेतन, अब तू मुझे बता कि क्या इंश्योरेंस के कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं? चेतन ने जवाब दिया, हाँ, हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि इंश्योरेंस सिर्फ आपको सिक्योरिटी ही नहीं देते, बल्कि इनके साथ बहुत सारे टैक्स बेनिफिट्स भी जुड़े होते हैं। इनमें भरे जाने वाले प्रीमियम्स में टैक्स डिडक्शन मिलता है, लेकिन फिर भी इस बात को समझना और ध्यान में रखना जरूरी है कि इंश्योरेंस का बेसिक काम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, ना कि टैक्स बेनिफिट देना। ये ध्यान रखिए कि इंश्योरेंस का काम हमें लाइफ की कई तरह की डिफिकल्ट सिचुएशन में फाइनेंशियल रिस्क को कम करता है और साथ ही हमें पीस ऑफ माइंड भी देता है। और एक बात, जितना इस पैसे को सेव और सिक्योर करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है इस पैसे का सही इस्तेमाल करके जीवन में सुख उठाना। चेतन की ये एक्सप्लेनेशन सुनकर अभिनव के मन में 4 सवाल और रेडी हो गए। तो क्या थे बाकी के और सवाल? क्या जानना चाहता है अब आगे अभिनव चेतन से? अभिनव और चेतन की कॉन्वर्सेशन के साथ बुक की एक्सप्लेनेशन को आगे और समझने के लिए चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। बोवर बर्ड्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। अभिनव चेतन की बताई अभी तक की सारी बातों को अपने दिमाग में बिठा चुका था, लेकिन अभी भी उसके कई सवालों के जवाब मिलने बाकी थे। इसलिए उसने जब चेतन से आगे पूछा कि आखिर पैसे का सही इस्तेमाल करके इससे किस तरह से सुख उठाया जा सकता है, तो चेतन ने इसका जवाब देते हुए कहा, वो पैसा ही क्या जिसका इस्तेमाल हम भरपूर तरीके से जीने के लिए न कर सकें। अगर हम दिन रात इतनी मेहनत इसलिए तो करते हैं ताकि हम और हमारा परिवार एक अच्छी जिंदगी जी सके। उसने बताया कि इस 5S पिरामिड के तीसरे एस्पेक्ट की बात करें, जो है सेवर, यानी किस तरह से एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ के वेरियस एस्पेक्ट्स को एंजॉय कर सकता है, अपनी इच्छाओं और एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज किए बिना वो लाइफ जी सकता है जिसका उसने सपना देखा है। ये सुनकर अभिनव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि अब ये भी किसी एनिमल से सीखा जा सकता है क्या? चेतन ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, बिल्कुल सही। इसे सीखने के लिए हम बोअर बर्ड्स को देख सकते हैं। न्यू गुआना और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ये चिड़िया काफी इंटेलिजेंट और क्रिएटिव मानी जाती है और ये सबसे ज्यादा फेमस होती है अपने घोंसले के लिए, जिन्हें बोवर कहा जाता है। मेल बोवर बर्ड्स अपने इन घोंसलों का इस्तेमाल अपने पोटेंशियल मेट्स को अट्रैक्ट करने के लिए करते हैं और ऐसा करने के लिए वो अपनी क्रिएटिविटी और एस्थेटिक सेंस सिखाते हुए अपने घोंसलों को कई तरह से डेकोरेट करते हैं। अब हम समझें तो उनके ये घोंसले बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे उनकी स्किल, वेल्थ, ऑप्टिमिज्म और साथ ही ये रिमाइंडर है कि इंसान की एक्सप्रेशन, ब्यूटी और फुलफिलमेंट की नीड्स की। सब कुछ सुनकर अभिनव ने चेतन से कहा, चलो हम ये तो समझ गए कि हमें आखिर एक अच्छी लाइफ जीने के लिए क्या करना चाहिए या कि हमारी एज ए ह्यूमन नीड क्या है, लेकिन ये डिजायर्ड लाइफस्टाइल आखिर कैसे पाई जा सकती है, क्योंकि हमें तो सेविंग्स और सिक्योरिटी भी देखनी है। चेतन का जवाब इस सवाल के लिए भी रेडी था, इसलिए उसने बताना शुरू किया। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है आप अपने अंदर जीने की आदत डालें। तो हिंदी में कहावत है ना कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाइए, लेकिन इसके साथ ही आप क्रेडिट कार्ड्स और लोन का इस्तेमाल स्मार्टली करके ये लाइफस्टाइल पा सकते हैं। इसके लिए हमें एक फाइनेंशियल थंब रूल दिया जाता है। अभिनव ने आगे पूछा कि अब ये थंब रूल क्या है? चेतन ने जवाब दिया, एलिजाबेथ वॉरेन और उनकी बेटी का दिया हुआ ये पॉपुलर 50-30 रूल इस बारे में सिखाता है कि हमें अपनी इनकम को किस तरह बांटना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग हमारी इनकम के अलग अलग परसेंटेज को एसेंशियल एक्सपेंसेस, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट के 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। इस रूल के साथ ही एक बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये कि आखिर हमारी वांट्स और नीड्स में क्या अंतर है। आइजनहोवर मैट्रिक्स और द मॉस्कोव मेथड जैसे मॉडल्स ऐसे टूल्स हैं जो कि लोगों को उनके फाइनेंशियल फैसलों को प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं। इस पिरामिड के अकॉर्डिंग हमें अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस, कंजम्पशन और बोरोड मनी के बारे में एक क्लैरिटी होनी चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमें अपना ज्यादा पैसा अपनी जरूरतों पर खर्च करना चाहिए, ना कि हमारी वांट्स पर, और ऐसे फैसले लेने से बचना चाहिए जो कि हमारी ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को वीक कर दें।
हमें पैसा ऐसी चीजों के लिए बोरो करना चाहिए जो कि हमारी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाए, क्योंकि हमारी नीड्स और वांट्स को पहचान कर किए गए ये डिसीजंस हमें स्मार्ट मनी डिसीजंस में हेल्प करते हैं। अब जब बात लोन या क्रेडिट लेने की गई है, तो क्या ये सही है कि कौन सा क्रेडिट ऑप्शन सेफ है? ऐसे कई सवाल हमारे मन में उठते हैं। अभिनव ने चेतन की तरफ देखकर कहा। चेतन अभिनव के मन की प्रॉब्लम को भांप चुका था। उसने अपनी एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू करते हुए कहा, मार्केट में बहुत सारे क्रेडिट ऑप्शंस हैं जो कि अनसिक्योर्ड हैं, जैसे पर्सनल लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड बाय नाउ पे लेटर्स जैसे लोन्स। ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इजीली एक्सेसिबल हैं, स्पेशली आजकल के डिजिटल एरा में। अगर हम BNPL की बात करें, मतलब बाय नाउ पे लेटर की बात करें, तो इनकी मार्केट वैल्यू इस समय सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है, जो कि 2021 में $15 मिलियन से बढ़कर 2024 में करीब $100 बिलियन हो जाएगी। अगर हम देखें तो इन अनसिक्योर्ड लोन्स का इंटरेस्ट रेट भी नॉर्मल से ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए सही है जो कि लिक्विड कैश फ्लो की समस्या का सामना कर रहे हैं। BNPL और क्रेडिट कार्ड वगैरह क्विक और कन्वीनियंट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमारी इमीडिएट फाइनेंशियल नीड्स के लिए, लेकिन इससे एक क्रेडिट हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है जो कि फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए एक क्रूशियल फैक्टर है। ऐसे में एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में लोन लेने के लिए या और भी कई चीजों के लिए बहुत जरूरी है। अनसिक्योर्ड क्रेडिट का सही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ता है। अभी क्रेडिट स्कोर कैसे काम करता है और किस तरह से ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करता है, अभिनव ने आगे पूछा। इसके जवाब में चेतन ने कहा कि इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिमांशु नाम का फाइनेंशियली ऑर्गेनाइज्ड इंसान जिसका क्रेडिट स्कोर 844 है, जब वो अब्रॉड में था, उसके क्रेडिट कार्ड के एक पेमेंट में देरी होने के कारण उसे कुछ सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। सिर्फ 250 रुपए के एक छोटे से पेमेंट में देरी होने के कारण उसका क्रेडिट स्कोर 844 से गिरकर कुछ ही महीनों में 726 पहुंच गया। हिमांशु, जो कि एक होम लोन्स लेने का प्लान कर रहा था, उसका इंटरेस्ट रेट 8.60 से बढ़कर 9.30 हो गया, क्योंकि उनका क्रेडिट स्कोर गिर गया था और अब उन्हें अगले 20 सालों में 5,40,000 रुपए का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब अपने क्रेडिट स्कोर को फिर से सही करने के लिए हिमांशु को एक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ी, जिसमें उन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड का एक डिसिप्लिन इस्तेमाल किया और 6 महीनों में अपने क्रेडिट स्कोर को 840 तक ले आए। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि एक अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए जरूरी है कि आप टाइमली पेमेंट करें और पेनल्टी को अवॉइड करें। इससे हमें यह समझना होगा कि क्रेडिट मिलना जितना आसान है, उसके रीपेमेंट में फेलियर होने पर हमें फाइनेंशियल रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं। अब इनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? अभिनव ने चेतन के आगे एक और सवाल रख दिया, जिसके जवाब में चेतन ने बताया, इससे बचने के लिए और अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए जरूरी है टाइमली पेमेंट्स। क्रेडिट इस्तेमाल को सिर्फ 30% करना है, फुल पेमेंट करना है, पुराने क्रेडिट कार्ड को रिटेन करना है, फ्रीक्वेंट क्रेडिट एप्लीकेशंस अवॉइड करनी है और अपने क्रेडिट स्कोर को रेगुलर सॉफ्ट चेक करने से बचना है। इसके साथ ही हमें लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज को सेटल करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर बोरोइंग अपॉर्चुनिटीज को इम्पैक्ट करता है। हमें ये समझना होगा कि क्रेडिट कार्ड्स का ड्यूअल नेचर है। अगर इसे सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो ये डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। ये सुनकर अभिनव बोला कि मतलब सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है, उसका सही इस्तेमाल भी हमें पता होना चाहिए। लेकिन क्या? चेतन जानना चाह रहा था कि अभिनव अब क्या पूछना चाहता है। तो क्या पूछा अभिनव ने चेतन से आगे? चलिए नेक्स्ट एपिसोड में अभिनव और चेतन की कॉन्वर्सेशन के साथ आगे की बुक एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। क्रेडिट विजडम। अभिनव क्रेडिट कार्ड्स के बारे में अब तक चेतन से बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ था। इसलिए उसने चेतन से पूछा, यार तू मुझे क्या इससे भी जुड़ी कुछ जरूरी बातें सिखा सकता है जो मेरे आगे चलकर काम आए? चेतन थोड़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, अरे बस इतनी सी बात, और ये पूछने में तू अगर मगर लेकिन कर रहा था। दरअसल इसका जवाब भी ऑथर ने अपनी इस बुक में दिया हुआ है, मैं तुझे भी बताता हूँ। अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए स्मार्ट स्पेंडिंग कितनी जरूरी है, स्पेशली तब जब अनसिक्योर्ड क्रेडिट मिलना बहुत आसान है। एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है क्रेडिट कार्ड्स पर मिनिमम अमाउंट ड्यू को पे करना। ये आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक इंसान जिसने अभी कुछ समय पहले ही जॉब शुरू की है और उसका काफी केयर फ्री स्पेंडिंग एटीट्यूड है। अगर वो अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज का 5% कॉन्स्टेंटली पे करता है, जो कि लगभग 500 रुपए है, तो इससे उसका पेमेंट पीरियड एक्सटेंड हो जाता है। अगर हम एक टिपिकल क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट लेकर चलते हैं जो कि 4% पर मंथ है, तो उस इंसान को अपना 1 लाख का क्रेडिट कार्ड बिल पूरी तरह से पे करने में 36 साल और 9 महीने का टाइम लगेगा, जिसमें 3.5 लाख इंटरेस्ट चार्ज होगा। काफी शॉकिंग है ना? कैसे 1 लाख के खर्चे के लिए इतना ज्यादा समय और पैसा देना? ये सुनकर अभिनव शॉक्ड रह गया और उसने पूछा कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। चेतन ने जवाब दिया, इस बात का सबसे बड़ा लेसन यह है कि मैट पर रिलाय करना एक मैट डेप्ट बन सकता है, जो कि एक बहुत लंबे समय तक फाइनेंशियल बर्डन बनकर रहेगा। ऐसे में ये सलाह दी जाती है कि अगर आप बहुत हाई इंटरेस्ट चार्जेस से बचना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड ड्यूज का एक साथ पूरा पेमेंट कर दें। इसका मतलब कि क्रेडिट कार्ड लेना एक खतरे वाला काम है और हमें ये नहीं लेना चाहिए। अभिनव ने आगे सवाल किया, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड केवल नेगेटिव ही होता है।
जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि एक डुअल नेचर का होता है और सही इस्तेमाल किए जाने पर इसके कई सारे बेनिफिट्स भी हैं। अगर इसे सही ढंग से इस्तेमाल करें तो ये आपकी फाइनेंशियल वेलबींग को इंश्योर करता है। क्रेडिट कार्ड्स को हम चाहे तो अच्छे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कई तरह के बेनिफिट्स ले सकते हैं, जैसे कि कैशबैक, रिडीमेबल रिवॉर्ड्स पॉइंट्स, डिस्काउंट्स और क्यूरेटेड लाइफस्टाइल एक्सपीरियंसेस वगैरह। इसे ऐसे समझिए कि हर बार जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करते हैं तो पेमेंट नेटवर्क को वेंडर से उसका कुछ परसेंटेज मिलता है और इसमें से कुछ चार्जेस यूजर्स को बेनिफिट्स के रूप में वापस मिल जाते हैं, है ना कमाल। अभिनव ने फिर पूछा कि क्या क्रेडिट कार्ड के कुछ और भी बेनिफिट्स होते हैं? चेतन ने जवाब देते हुए कहा, अक्सर देखा जाता है कि जो लोग अपने क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल करते हैं, बिल पेमेंट्स के लिए उन्हें कई तरह के रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक के साथ नो कॉस्ट ईएमआई के भी ऑफर्स का बेनिफिट मिलता है। इनफैक्ट कई लोग तो इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को कलेक्ट करके फ्री में दुनिया घूमते हैं। अगर एक इंसान ग्रुप एक्सपेंसेस को स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइज करता है और स्पेंडिंग को ऑप्टिमाइज करता है तो वो मिलियंस रिवॉर्ड पॉइंट एक्यूमुलेट कर लेता है और जिनका इस्तेमाल करके वो बिना खर्चे के दुनिया घूम सकता है। अब ऐसे में एक और चीज जिसकी डिमांड बढ़ रही है वो है प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स। प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स, अब ये क्या होता है? अभिनव ने पूछा। चेतन ने आगे जवाब दिया, एक सर्वे के अकॉर्डिंग प्रीमियम क्रेडिट कार्ड्स की डिमांड नॉन मेट्रो सिटीज में 24 से 45 साल की महिलाओं में ज्यादा है। इनमें एक एनुअल फीस होने के बावजूद ये प्रीमियम कार्ड्स इनकी हाई स्पेंडिंग लिमिट्स, लोअर इंटरेस्ट रेट्स और एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के कारण ज्यादा डिमांड में है। और अगर देखा जाए तो एक प्रीमियम कार्ड होना इंसान की फाइनेंशियल वेलबींग में एक एड ऑन है। हम इन प्रीमियम कार्ड्स को और ज्यादा अच्छी तरह से समझें तो इनकी दुनिया इन्हें काफी एक्सक्लूसिव और लग्जरी से बना हुआ बनाती है। ये कार्ड्स अल्ट्रा रिच लोगों के लिए रिजर्व्ड होते हैं। प्रीमियम मटेरियल से बने इन कार्ड्स में अक्सर एनुअल फीस होती है, लेकिन इनकी कोई स्पेंडिंग लिमिट नहीं होती और इनके साथ कई तरह के पर्क्स जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि अनलिमिटेड लाउंज एक्सेस और भी कई सारे क्यूरेटेड एक्सपीरियंसेस, जैसे कि फाइन डाइनिंग बाय रेनाउंड शेफ से लेकर डिस्काउंटेड चार्टर्ड फ्लाइट्स और गोल्फ लेसन्स भी। अब बात ही आती है कि ये सुपर प्रीमियम कार्ड्स आखिर मिलते कैसे हैं? तू बस यही पूछने वाला था ना? चेतन ने अभिनव की चुटकी भरते हुए कहा। अभिनव ने भी हंसकर हाँ में सर हिला दिया। देख, ये अक्सर इनविटेशन के थ्रू ऑफर किए जाते हैं और ये इनविटेशन कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि नेटवर्थ, बैंक के साथ आपकी रिलेशनशिप, आपकी इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री। अभिनव ने आगे पूछते हुए कहा कि क्या पैसे के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ और भी जरूरी बात होती है जिसका ध्यान रखना चाहिए? चेतन का इस पर जवाब था, हाँ, पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए एक बात जिसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि कहीं आप डेट ट्रैप में ना गिर जाएं। यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लोन चुकाने के लिए दूसरा लोन लें, क्योंकि ऐसा करना आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में डाल देता है। इसलिए आपको समझना होगा कि रिस्पॉन्सिबल बोरोइंग, क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करना और इमरजेंसी फंड होना कितना जरूरी है किसी भी तरह की फाइनेंशियल रिस्क से बचने के लिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसे डेट ट्रैप में फंसे नजर आ रहे हैं तो पहले क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना बंद करिए, अपनी इनकम को स्टेबलाइज कीजिए और अपने लोन्स को कंसोलिडेटेड करिए। ऐसा करके आप डेब्ट लूप से बाहर आ सकते हैं। अभिनव ने अपना अगला डाउट चेतन के सामने रखते हुए पूछा कि क्या ऐसा भी कुछ है कि किसी इंसान के पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए? मतलब क्या इसका कोई एक फिक्स्ड नंबर है? चेतन ने जवाब दिया, आखिर एक इंसान के पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए ये डिपेंड करता है कि किसी भी इंसान की फाइनेंशियल नीड्स और डिसिप्लिन पर। अक्सर लोगों को अलग अलग स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए अलग अलग कार्ड इस्तेमाल करते हुए देखा गया है, जैसे ट्रैवल, डाइनिंग एंड फ्यूल एक्सपेंसेस के लिए अलग अलग कार्ड्स। लेकिन ऐसा करते समय वही एक बात जिसे ध्यान रखना चाहिए वो है इसका रिस्पॉन्सिबल यूजेज। बिना मतलब के ज्यादा कार्ड रखना बेकार है और ये आपके क्रेडिट स्कोर को इम्पैक्ट करता है। इन सब के बीच एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है और वो है इंटरेस्ट रेट्स की समझ होना, स्पेशली लोन्स के मामले में, क्योंकि इसका फाइनेंसेस पर बहुत इंपैक्ट पड़ता है। ऐसे में हमें फ्लैट रेट्स और बैलेंस इंटरेस्ट मेथड्स को रिड्यूस करने के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग कर पाते हैं। इसके साथ ही अगर आप किसी के लोन गारंटर बन रहे हैं तो आपको उस इंसान के क्रेडिट स्कोर के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए, क्योंकि गारंटर का लोन एलिजिबिलिटी पर भी गहरा इन्फ्लुएंस होता है। इसके साथ ही अगर आप लोन ले रहे हैं, स्पेशली कार लोन, तो आपको कई तरह के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में अपने ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स को अलाइन करना चाहते हैं तो आपको एक रिस्पॉन्सिबल बोरोवर बनना चाहिए। जैसा कि एक बीवर बर्ड से हम सीखते हैं कि कैसे कि नेस्ट बिल्डिंग की टेक्निक पर्पसफुल है और सुंदर भी, उसी तरह इंसान को भी अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, लेकिन अपने मीन्स की लिमिट को मेंटेन करते हुए। अभिनव चेतन की बताई बातों को समझ चुका था, लेकिन अब उसको पिरामिड का फोर्थ एस्पेक्ट जानना था। तो क्या है ये फोर्थ एस्पेक्ट और क्या बताता है चेतन अभिनव को इस फोर्थ एस्पेक्ट के बारे में? जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले एपिसोड की ओर। फाइनेंशियल विजडम फ्रॉम बीवर। अभिनव की कश्मकश अभी पूरी नहीं हुई थी। वो चेतन से आगे सवाल करते हुए पूछता है कि इस पिरामिड का फोर्थ एस्पेक्ट कौन सा है? चेतन इस सवाल के जवाब में बुक की एक्सप्लेनेशन से समझाते हुए बताता है, अभी इस 5S पिरामिड में हमने जो 3 चीजों सेविंग्स, सिक्योरिटी और सेवरिंग के बारे में जाना, अब बात आती है स्ट्रेंथ की। लेकिन स्ट्रेंथ को समझने के लिए हम यहाँ बात करेंगे बीवर की।
किस तरह से फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम बीवर से सीख सकते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को मजबूत करना है तो वो सारे लेसन्स हम बीवर से सीख सकते हैं। बीवर को एक मल्टी टैलेंटेड क्रीचर माना जाता है जो कि एक लंबरजैक, इंजीनियर और बिल्डर का काम करता है, जिसकी एबिलिटी इकोसिस्टम को शेप करना और स्पीशीज को बेनिफिट करना है। बीवर्स के बारे में और उससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में क्या सीखा जा सकता है, अभिनव ने चेतन से पूछा। तो इसके जवाब में चेतन बोला, बीवर हमेशा ही अपनी सेमी एक्वेटिव लाइफस्टाइल यानी आधी पानी और आधी जमीन पर रहने वाली एबिलिटीज के लिए जाने जाते हैं। इसकी वजह से वो अपने यूनिक फीचर्स जैसे वेब फीट, फ्लैटेंड टेल और थिक फर कोट के लिए जाने जाते हैं, जो कि उन्हें पानी और जमीन दोनों ही एनवायरनमेंट्स में रहने में मदद करता है। जब हम उनके बारे में और ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं तो हमें उनके नॉक्ट्रल और हार्ड वर्किंग नेचर के बारे में पता चलता है। साथ ही उनकी पानी के अंदर 15 मिनट तक रहने की कैपेसिटी के बारे में भी पता चलता है, जो कि डैम बिल्डिंग में उनके रोल को जस्टिफाई करता है। ये उन्हें एक कीस्टोन स्पीशीज बनाता है जो कि इकोसिस्टम में उनके रोल को डिफाइन करती है। अब बात आती है कि इसका फाइनेंसेस से क्या लेना देना है। तो आपको बताते हैं कि आखिर बीवर से हम अपने पर्सनल फाइनेंसेस के बारे में क्या सीख सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं, बीवर से एक इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क टेकिंग के साथ साथ अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए एक सिक्योर फ्यूचर किस तरह से बनाना है, ये आसानी से सीख सकता है। अच्छा, क्या तू अब ये बता सकता है कि सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने चेतन से थोड़ा सीरियस होकर पूछा। इस पर चेतन बोला कि अब जब बात आती है सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर की, तो जाहिर है कि हर इंसान कुछ ना कुछ फाइनेंशियल एस्पिरेशंस लेकर चलता है। अपनी खुद की या फैमिली से जुड़े ऐसे कुछ ड्रीम्स या नीड्स होती हैं जो हर इंसान अपनी लाइफ में लेकर चलता है। अगर भारत की बात करें तो यहाँ के अधिकतर लोगों की फाइनेंशियल एस्पिरेशन क्या है? तो बैंक बाजार एस्पिरेशन इंडेक्स ने इस पर काफी काम किया है और इसने इंडिया में लोगों के वेरियस लाइफ गोल्स के इंपॉर्टेंस, संभावना और उसके लिए वो कैसे तैयार हैं उसको इवैल्यूएट किया है। ऐसा करने पर उसने पाया कि अपने देश में विशेष तौर पर बच्चों की पढ़ाई के लिए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट और घर खरीदना एक मेजर एस्पिरेशन है और ये लिस्ट में टॉप करते हैं। एक चौंका देने वाली चीज जो इस इवैल्यूएशन में सामने आई थी वो थी कोविड-19 का इन एस्पिरेशंस पर जो इम्पैक्ट पड़ा है और लोगों का फोकस इन मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन से थोड़ा डाइवर्ट होकर नॉन मटेरियल गोल्स जैसे कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स और अपनी फैमिली के पास रहने जैसे एस्पिरेशंस पर ज्यादा हो गया है। लेकिन इन एस्पिरेशंस को कैसे अचीव किया जा सकता है? अभिनव ने फिर से चेतन से सवाल किया, जिसके जवाब में चेतन बोला, इन सभी मटेरियलिस्टिक और नॉन मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशंस को पाने के लिए जरूरी है कि हर इंडिविजुअल अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने की कोशिश करे और इसके लिए डिटर्मिनेशन बिल्कुल एक बीवर जैसी होनी चाहिए। ऐसे में एक सिक्योर फ्यूचर के लिए इन्वेस्टिंग एक बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट है। अगर किसी को फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव करनी है तो ऐसे में जो बात ध्यान में रखना जरूरी है वो है कि हर इंसान को सेविंग्स अर्ली एज में ही शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए डिसिप्लिन सेविंग्स और कंपाउंड ग्रोथ पर ध्यान देना और उसे फॉलो करना एक बहुत बड़ी पावर देता है। अभिनव ने आगे पूछा कि इस प्रोसेस को स्टेप्स में कैसे समझा जा सकता है। चेतन ने भी जवाब दिया, रुक जा बताता हूँ। इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है इसको डिकोड करें तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स को विजुअलाइज करें। उसके बाद उन्हें ऐसे छोटे स्टेप्स में बांटें जिन्हें आप आसानी से अचीव कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े डिसीजंस की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करें। फाइनेंशियल सैनिटी को पाने की जर्नी एक बीवर के पाठ की तरह होती है, जो कि अर्ली जॉबर में से एक मनी मूनर और अल्टीमेटली एक वेल्थ वॉरियर बनने पर पूरी होती है। बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ये ना भूलें कि इसके लिए स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, डिसिप्लिन सेविंग और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बहुत जरूरी हैं, जो कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल एस्पिरेशंस अचीव करने में बहुत जरूरी फैक्टर्स हैं। चेतन ने ये सब बताते हुए अभिनव की तरफ देखा तो उसे पता चल चुका था कि अभिनव के मन में अभी और भी कुछ सवाल रेडी हैं और उसने अभिनव के बोलने से पहले ही बोल दिया, इन एस्पिरेशंस के लिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अब तू अगर ये पूछने वाला है तो मैं बता देता हूँ। अभिनव ने हंसकर हामी भर दी। फिर चेतन ने अपनी बात को जारी रखते हुए बताया, जैसा कि अभी बताया कि स्टेप बाय स्टेप जर्नी बहुत जरूरी है, इसके लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग, जो कि मनी मैनेजमेंट का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब जैसे कि हम किसी भी जर्नी के लिए बहुत ही एफिशिएंट मोड चुनते हैं, ट्रैवल के लिए उसी तरह का एक सही फाइनेंशियल प्लान चुनना भी बहुत जरूरी है। ऐसे में रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। लेकिन गोल सेटिंग का मतलब केवल एक टारगेट सेलेक्ट या सेट करना नहीं है, बल्कि उसे अचीव करने में लगने वाले ऑप्टिमल टाइम फ्रेम और जरूरी कॉस्ट को कैलकुलेट करना भी जरूरी है। अब स्टेप अप इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रेजुअली इंक्रीज होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो भी गोल हम सेट करते हैं वो अक्सर बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, लेकिन जरूरी है कि उसे छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में बांटा जाए। साथ ही जरूरी है कि इस फाइनेंशियल जर्नी में आने वाले चैलेंजेस और उसके फेवरेबल कंडीशंस के साथ अडॉप्ट करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आपकी परफॉर्मेंस और गोल्स के हिसाब से एडजस्ट होती रहती हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती।
अभिनव ने चेतन से पूछते हुए कहा, मैंने सुना है कि टैक्सेस का भी हमारे इन्वेस्टमेंट पर काफी इंपैक्ट होता है, क्या ये सच है? चेतन ने इस बात के जवाब में कहा कि जब आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो एक एस्पेक्ट जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते वो है टैक्सेस। ऐसे में इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग के बीच में एक इंटीग्रल रिलेशनशिप है, क्योंकि टैक्सेस का इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पर काफी गहरा इंपैक्ट होता है। ऐसे में हर इंसान को जो कि इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसे टैक्सेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और जरूरी है कि उसकी बारीकियों को समझने के लिए आप प्रोफेशनल एडवाइस लें। इसके साथ ही एक चीज जो हाईलाइट में रखना जरूरी है वो है समझना कि टैक्सेशन का नेचर काफी लेयर्ड होता है, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरह के टैक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं। टैक्सेस के बारे में सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 में टैक्स के बारे में बताया गया है, जहां से हम ये जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही अर्ली जॉबर्स के लिए टैक्स इन्वेस्टमेंट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे उन्हें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के साथ लिमिट्स को भी एक्सीड ना करना और लॉक इन पीरियड जैसी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच हमारा अल्टीमेट गोल वेल्थ क्रिएशन होना चाहिए, नॉट जस्ट टैक्स सेविंग्स। लेकिन टैक्स सेविंग्स के लिए कुछ ऑप्शंस हैं जो कि रिकमेंड किए जाते हैं, वो है हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम ELSS। और जब आप इन सब चीजों पर ध्यान रखते हैं तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से प्लान कर पाते हैं। दोस्तों, अभी चेतन और अभिनव का कॉन्वर्सेशन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए चलिए नेक्स्ट एपिसोड में चलते हैं और अभिनव और चेतन के कॉन्वर्सेशन के साथ अपनी बुक के एक्सप्लेनेशन को पूरा करते हैं। टैक्स सेविंग्स एंड रिस्क। अभिनव ने चेतन की अभी तक बताई गई सारी बातों को अच्छे से समझा और अपना दूसरा सवाल रेडी करते हुए चेतन से रिक्वेस्ट की कि अब वो उसे टैक्स सेविंग से जुड़ी और बातों के बारे में थोड़ा डिटेल में बताए। चेतन ने भी अपनी बुक एक्सप्लेनेशन को जारी रखते हुए अभिनव को बताया, बीवर से हम ये सीखने की बात कर रहे थे कि किस तरह से सिक्योर्ड फाइनेंसेस के लिए हमें सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का चुनाव करना चाहिए। इसके चलते ही हमने जाना कि ये कई तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और स्ट्रेटेजीज के बारे में है, और साथ ही इस बात को समझने की कि इन सबसे जुड़े रिस्क को समझने और मैनेज करने की क्या इंपॉर्टेंस है। ऐसे में अधिकतर स्पेशलिस्ट का फोकस टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम पर रहता है, क्योंकि वो इन्हें प्रेफर्ड ऑप्शन की तरह लेते हैं उन लोगों के लिए जो मार्केट में रिस्क लेना चाहते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे और भी दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि PF यानी प्रोविडेंट फंड, होम लोन्स, सुकन्या समृद्धि स्कीम एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। लेकिन ये अधिकतर उन लोगों के लिए बेहतर ऑप्शन है जो ज्यादा रिस्क लेने से डरते हैं। बात करें ELSS की तो उसे एक फेवरेबल टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट माना जाता है, और ऐसे कई कारणों से कहा जाता है जिन्हें स्पेशलिस्ट ने हाईलाइट किया है, जिसमें पहला है इसके हाई रिटर्न्स। ELSS की हिस्ट्री में उसने काफी हाई रिटर्न्स दिए हैं, जिसमें सबसे कम रैंक के फंड्स ने भी पिछले 10 सालों में लगभग 14% पर ईयर किया है। ये प्रॉफिट PF जैसे ट्रेडिशनल डेब्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम को आउट परफॉर्म करते हैं। दूसरा सिग्निफिकेंट पॉइंट होता है इनका लॉक इन पीरियड सबसे छोटा होता है। ELSS का लॉक इन पीरियड 3 साल का होता है, जो कि दूसरे टैक्स सेविंग ऑप्शन जैसे कि PF, NSC और SCSS के कंपैरिजन में काफी शॉर्ट होता है। इसके साथ ही ये कन्वीनियंट ऑप्शन होता है। ये फ्लेक्सिबल इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स के टर्म्स में काफी कन्वीनियंट होता है, इतना कि इसमें कम से कम 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट और स्टॉप करना काफी इजी है और इसका रिडेम्पशन प्रोसेस भी काफी क्विक है। ELSS का एक और बहुत अच्छा फैक्टर है इसके स्विचिंग ऑप्शंस, मतलब कि इन्वेस्टर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है ELSS फंड्स के बीच उनके प्रेफरेंसेस और मार्केट कंडीशन के बीच पर स्विच कर सकता है। ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग ELSS का एक और स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ये प्राइसिंग इतनी ट्रांसपेरेंट होती है जिसमें एक्सपेंसेस रेशो एंड एग्जिट लोड्स क्लियरली डिफाइंड होते हैं। इसके 3 साल का लॉक इन पीरियड प्रीमेच्योर लिक्विडेशन को प्रिवेंट करता है और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन के इंपैक्ट को भी रिड्यूस करता है। एक और फैक्टर यह है कि ELSS गेन्स पूरी तरह से टैक्स फ्री नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी 1 लाख रुपए के ऊपर इक्विटी गेन्स पर टैक्स रेट 10% है, जो कि रिलेटिवली लो है, जो कि दूसरे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के कंपैरिजन में काफी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। ELSS के बारे में इतनी जानकारी मिलने के बाद अभिनव ने पूछा कि टैक्स सेविंग्स में क्या कोई रिस्क भी होते हैं। उसके सवाल पर चेतन ने कहा कि हाँ, इन्वेस्टमेंट के साथ कई तरह के रिस्क भी होते हैं, जिनके बारे में पता होना बेहद जरूरी है। इन्वेस्टमेंट में कई तरह के रिस्क जुड़े होते हैं, जैसे कि प्राइस रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, कंसंट्रेशन रिस्क और जियोपॉलिटिकल रिस्क और क्रेडिट रिस्क वगैरह। इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए इस बात पर एम्फेसाइज किया जाता है कि आप इन रिस्क को समझें और उन्हें मैनेज कर सकें। चेतन ने कहा कि यह समझना भी जरूरी है कि रिस्क एपेटाइट और रिस्क टॉलरेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि अभिनव पूछता, चेतन ने खुद ही बोला कि रिस्क एपेटाइट को समझने के लिए हम फिर से बीवर के बारे में बात करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें समझ आता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेना क्यों जरूरी है। इसके साथ ही एक और चीज जो मार्केट में इन्वेस्ट करते समय ध्यान रखना चाहिए वो है टाइम, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के दौरान टाइमिंग का ध्यान रखना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। ऐसे में स्पेशलिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी इन्वेस्टमेंट होल्ड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कंपाउंड रिटर्न्स और वेल्थ क्रिएशन में काफी मदद मिलती है।
अभिनव ने इसमें और इंटरेस्ट लेते हुए पूछा कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े और कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स होते हैं। चेतन बोला कि इन्वेस्टमेंट से जुड़े इंपॉर्टेंट लेसन्स की बात करें तो कंपाउंड एक काफी क्रूशियल लेसन है। इसके लिए इन्फोसिस को हम प्राइम एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। इससे ये समझ में आता है कि कंपाउंडिंग किस तरह से स्पेशली एक एक्सटेंडेड पीरियड के बाद ऐसे रिटर्न्स देता है जो कि इनिशियली सोचे भी नहीं जा सकते। इसे एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो से समझें तो 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं जिस पर एवरेज रिटर्न 12% होता है, तो हमें 10 और 20 साल के बाद कंपाउंडिंग के इम्पैक्ट का सिग्निफिकेंस हाईलाइट होता है। जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये आइडिया कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पीरियड को डबल कर देते हैं तो आपके रिटर्न्स भी डबल हो जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जबकि सच ये है कि कंपाउंडिंग के जरिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ काफी ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन अब कंपाउंडिंग कोई सिंपल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसमें एरर्स भी होंगे। लेकिन ऐसे में यह समझना जरूरी है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान में अगर आप गलतियां करते हैं तो उससे वापस आने के रास्ते काफी कम होते हैं। अभिनव को यह कॉन्सेप्ट कुछ खास समझ नहीं आया और उसने चेतन को इसे और क्लियरली समझाने के लिए कहा, जिसके जवाब में चेतन ने कहा कि इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि 35 साल के पीरियड के ऊपर रिटर्न्स में 1% के डिफरेंस का भी इंपैक्ट पता चलता है और ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि छोटे छोटे माइनर वेरिएशंस भी फाइनल अमाउंट में बड़ी चेंजेस ला सकते हैं। इंडेक्स फंड्स वेल्थ क्रिएशन में एक की टूल होता है। इसमें इंडाइसेस जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी 50 का रोल होता है। इंडेक्स फंड्स एक एक्सेसिबल और कॉस्ट इफेक्टिव मींस है जिससे इन्वेस्टर्स स्पेशली स्मॉल इन्वेस्टर्स मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स एंड गोल्ड वगैरह वेल्थ क्रिएशन के लिए जरूरी हैं। इसके साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अलाइन करना भी बहुत जरूरी है। इसके साथ ही हमें कंपाउंडिंग की पावर को समझना चाहिए और मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स के लिए इंडेक्स फंड्स को एक इफेक्टिव व्हीकल की तरह कंसीडर करना चाहिए। सो ये सीखना जरूरी है कि एक प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए और स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्म्ड अप्रोच के साथ आप वेल्थ क्रिएशन आसानी से कर सकते हैं। अटेनिंग फाइनेंशियल सेरेनिटी। अभिनव को अब तक फाइनेंशियल फ्रीडम से जुड़ी काफी बातें समझ में आ चुकी थीं, तो अब उसने चेतन से इस पिरामिड के 5th एस्पेक्ट के बारे में बताने की रिक्वेस्ट की। इसके जवाब में चेतन ने एक समरी देते हुए कहा कि अभी तक इस 5S पिरामिड में हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से जुड़े लगभग 4 बड़े मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में बात की और ये सीखा कि नेचर में मौजूद डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स के कुछ ट्रेट्स ऐसे हैं जो हमें सीखने चाहिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे लास्ट एस्पेक्ट की, जो है सेरेनिटी। अभिनव थोड़ा हंसते हुए बोला, अब इसे समझने के लिए किस जानवर का एग्जाम्पल दिया गया है? चेतन बोला, इसके लिए हमें बोहेड व्हेल को देखना और समझना पड़ेगा। ये एक ऐसा प्राणी है जो कि अपनी लंबी उम्र के लिए जाना जाता है। इसकी ये लंबी उम्र कुछ ऐसे पोटेंशियल जेनेटिक सीक्रेट्स के बारे में इंसाइट देती है जो कि इंसान की लाइफ बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इंसान की नॉर्मल लाइफ स्पैन से डबल होता है इनका एवरेज लाइफ स्पैन और कई बार तो ये 200 साल से भी ज्यादा जिंदा रहती हैं। सुनकर चौंक गए ना? अभिनव बीच में ही बोला कि ऐसा क्या होता है इनमें जो इन्हें इतने लंबे वक्त तक जिंदा रख सकता है? चेतन ने बताया कि इनमें एक यूनिक फीचर होता है, इनका यूनिक एडॉप्टेशन। अपने बहुत बड़े साइज और हाई सेल काउंट के बावजूद बोहेड कैंसर रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि इनके जीन्स डीएनए को रिपेयर करने की ताकत रखते हैं, जिससे इनका एजिंग प्रोसेस काफी स्लो डाउन हो जाता है और इसके साथ ही इनके अंदर हेल्थी सेल्स बनाने में मदद करता है। बोहेड व्हेल की ये एक्सेप्शनल लंबी उम्र इस बात पर भी जोर देती है कि कुछ करके शायद हम ह्यूमंस की लाइफ भी बढ़ाई जा सके। अभिनव ने फिर से पूछा कि लेकिन इस फीचर का इंसानों से और स्पेशली फाइनेंशियल लाइफ से क्या रिलेशन है? तो चेतन बोला कि बात करें ह्यूमंस की तो 2020 तक ये देखा गया कि ग्लोबल लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 73 साल की थी, जबकि भारत में उससे भी थोड़ी कम करीब 70 साल ही है। पिछली एक सेंचुरी में ग्लोबल लेवल पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी डबल हो गई है और साइंटिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि मेडिसिन फील्ड में होने वाले एडवांसमेंट, जीन एडिटिंग और एज रिवर्सिंग टेक्नोलॉजीज कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमंस की लाइफ को ऐसा बना सकती हैं वो पोटेंशियली करीब 150 साल या उससे ज्यादा जी सके। है ना अमेजिंग खबर? अब बात आती है मुद्दे की। अगर लोगों की उम्र इतनी लंबी होगी तो उसका इंपैक्ट उनकी लाइफ के हर एस्पेक्ट पर पड़ेगा और ऐसे में लंबी और लास्टिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एक केयरफुल फाइनेंशियल प्लानिंग की भी जरूरत होगी ही होगी, है ना? अब जब लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी के पीक की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें वो एक डेब्ट फ्री लिविंग के साथ अपने एस्पिरेशन को पूरा कर रहे हैं, अपने रिटायरमेंट्स को कंसीडर करके फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, उनके पास अपने खुद के घर हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए प्लान और सिक्योरिटी है, अब सेरेनिटी पाने की जो डिजायर है वो इस बात पर जोर देती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक टेंशन फ्री रिटायरमेंट बहुत जरूरी है। जाहिर है कि इंसान इतनी लंबी जिंदगी में सारी जिंदगी तो शायद काम नहीं करना चाहेगा। अब इसे पाने के लिए एक बात जिसे हमें सीखने पर जोर देना चाहिए। अभिनव तुरंत बोला, और वो क्या बात है? इस पर चेतन बोला कि वो ये है कि अब जब लाइफ बड़ी है तो इसमें स्टेजेस भी ज्यादा होंगी और उनसे जुड़े हुए चेंजेस भी।
ऐसे में इन बदलती लाइफ स्टेजेस, लगातार बदलती जरूरतें और बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ बेहद जरूरी है कि इंसान समय समय पर अपने फाइनेंशियल कंडीशन का एक प्रॉपर रिव्यू करता रहे। इसके लिए तमाम फैक्टर्स जैसे कि इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंस कवरेज एंड इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें लगातार रिव्यू करना चाहिए और उन्हें अपनी करंट लाइफस्टाइल और फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन करते हुए चलना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमने देखा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सेरेनिटी बिना रिस्क के तो आती नहीं। ऐसे में जरूरी है कि हम एसेट एलोकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि ये एक की स्ट्रेटेजी है रिस्क को समझने की और अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में बेहतर रिटर्न्स हासिल करने की। अब जैसा हमने कहा कि अगर लाइफ बड़ी है तो स्टेजेस भी ज्यादा होंगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी। ऐसे में ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंसान इससे जुड़े फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग और बच्चों की पढ़ाई के फंड्स वगैरह के लिए पहले से ही तैयारी करे। अभिनव ने पूछा इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। चेतन ने बताया कि इसके लिए एक ही चीज है जो हेल्प करती है स्ट्रांगली, वो है गोल ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान्स। लेकिन जैसा कि हमें शुरू में बताया गया है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बिना खतरों के तो आती नहीं है। तो अगर आप इसे सही तरह से समझ पाते हैं तो अक्सर आप एक अश्योर्ड रिटर्न प्लान्स के पिटफॉल पर विश्वास कर लेते हैं, जिसमें अक्सर लो रिटर्न्स और लिक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जैसे ड्रॉबैक्स में आप फंस जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि इससे बचने के लिए आप बेटर मार्केट लिंक्ड ऑप्शंस को चूज करें और बेहतर आउटकम्स पाएं। एक बात और जो इस पूरे सिनेरियो के साथ सामने आती है वो ये है कि आप लाइफ के अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए भी तैयार रहें और उनसे अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एडिक्वेट लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जरूर लें, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी नेट की तरह काम करते हैं। अब जब बात फाइनेंशियल सिक्योरिटीज की होती है तो रिटायरमेंट प्लान्स एक बेहद जरूरी एस्पेक्ट है। ऐसे में पेंशन प्लान्स, पर्टिकुलरली एन्युटी प्लान्स बेहद जरूरी हैं। रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक एन्युटी प्लान एक पेंशन प्रोवाइडर को या तो एक लमसम अमाउंट या रेगुलर इंस्टॉलमेंट पे करता है और यूजुअली ये कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ही होती है। रिटायरमेंट के बाद प्रोवाइडर एक इंडिविजुअल को उसके लाइफ टाइम के लिए एक मंथली इनकम देता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वो पूरे करियर में पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है और एक ऐसे फंड के लिए जमा करता है जो कि रिटायरमेंट के बाद उसके काम आ सकें। लेकिन अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं है तो आपको अपने लिए ऐसे प्लान खुद लेने पड़ेंगे। आफ्टर ऑल रिटायरमेंट के बाद भी तो एक अच्छी लाइफ चाहिए ना। अभिनव ने पूछा कि एन्युटी प्लान क्या काम करते हैं। चेतन बोला कि अब ये एन्युटी प्लान एक रिलायबल इनकम स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जैसे कि लो रिटर्न्स। ऐसे में एक और प्लान जिसे कंसीडर किया जा सकता है वो है नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस। लेकिन इसको लेते समय भी आपको इसके हर एस्पेक्ट को अच्छे से समझना होगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल सेरेनिटी के लिए जरूरी है कि इंसान अपने करियर के दौरान ही अपने रिटायरमेंट की सही तरह से प्लानिंग करे, क्योंकि ये प्लान्स और उनसे जुड़े बेनिफिट्स ही आपको एक सिक्योर फ्यूचर की सिक्योरिटी देते हैं, एक सिक्योर फ्यूचर की श्योरिटी देते हैं। इसके साथ ही आपको फाइनेंशियल सेरेनिटी या सुकून की ओर ले जाते हैं। तो जरूरी है कि हम सब अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें और अपने भविष्य को इस 5S पिरामिड स्ट्रेटजीज के साथ सिक्योर करें। चेतन से इतना कुछ डिटेल में समझने के बाद अभिनव ने चेतन से कहा, थैंक यू सो मच यार, तूने मुझे इतना कुछ समझा दिया, वो भी इतने कम वक्त में इतनी आसानी से। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन्हें प्रॉपरली इंप्लीमेंट करूंगा तो मैं अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा पा लूंगा। इतना सुनने के बाद चेतन बहुत खुश हुआ और अभिनव से कहने लगा, देख मेरा फर्ज था कि मैंने जो नॉलेज द बी, द बीटल एंड द मनी बग की बुक से सीखा है वो मैं तुझे भी बताऊं और तेरी भी लाइफ इजी हो जाए। तूने सब कुछ अच्छे से समझा, मेरे लिए इतना काफी है। चल अब मैं चलता हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुझे अब आगे कोई परेशानी नहीं होगी। इतना कहकर चेतन वहां से चला गया। दोस्तों, आपको भी इस बुक एक्सप्लेनेशन में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में बहुत कुछ समझ आया होगा। इसी के साथ हम ये शो यहीं एंड करते हैं।